हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर होंगे। मैं सचिन कुमार सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने रोज की तरह, जैसा कि पता है आपको, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएसआई, इन सभी के एग्जाम होने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो मैं आज एक ऐसे सेट बताने वाला हूं, आपको ऐसा सेट कराने वाला हूं जिसमें मैथ और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैथ के मैं आपको बताऊंगा जो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ सॉल्व कराऊंगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सेशन को शुरू होने से पहले सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस सेशन में मैथ के हम 15 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बताएंगे। ये जो सेट है एसएससी जीडी, जिससे जो है एसएससी जीडी और एसआई, यूपी पेट और एनटीपीसी, ये सभी एग्जामों के लिए ये सेट जो है बेहतर से बेहतर कामगर होगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 की एक टेबल को 20% X% तथा 40% की 3 क्रमागत छूट के बाद 1680 रुपए में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है दोस्तों? 1680 रुपए में बेचा जाता है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सॉरी, परसेंटेज नहीं, ये ऑप्शन इधर लिखे हुए हैं। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे? ऑप्शन भी मैंने दिया है इस बार। तो पहला ऑप्शन है 30, 20 ऑप्शन है 40, सी है 50, डी है 25, है नहीं? तो दोस्तों, हम इसको सक्सेसिव केस के माध्यम से लगाएंगे, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि सक्सेसिव केस क्या होता है, कैसे लगाते हैं हम। तो जैसे कि सक्सेसिव केस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? अब जैसे छूट दी है तो 20% को हम क्या लिखते हैं? 20% को लिखते हैं 1/5। कितना लिखते हैं दोस्तों? 1/5। और x% है, उसको छोड़ दो, फिर 40% है। 40% को क्या लिखेंगे हम? 40/100 करेंगे, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, है नहीं? तो 40% को क्या लिख रहे हैं हम? 40% 3 क्रमागत छूटे हैं ना, तो 40% को 20 और 3 60 हो गया ना, 60 बटे, तो 20 दिया 60, कितना हो गया? 40%, यानी भाई 20% है, पहला 20% होगा 1/5, फिर 40% इसको जुड़ गया तो 20 और 40 कितना हुआ? 60% हुआ ना। 60/100, 0 0 2 3 6, 2 पंचे 10, यानी 3/5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/5। अब जैसे कि कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि छूट है ना, तो 5 से कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। पहली छूट कितनी है? 5 से 4। फिर x% है, x%, इधर हम x मान लें और इधर क्या मान लें? y। क्या मान लें? y। दूसरी छूट क्या है? y। अब 40% को क्या लिखेंगे हम? 2/5। क्या लिखेंगे? 2/5। 40% को क्या लिखते हैं हम? 2/5 लिखते हैं, अर्थात 5 से कितनी छूट है? 2 ही तो कम हो रहा है ना। तो 5 से कितना हुआ? 3, है नहीं? अब क्या खींचते हैं? लाइन ऑफ कंक्लूजन। क्या खींचते हैं? लाइन ऑफ कंक्लूजन, है नहीं? अब उसके बाद क्या कह रहा है? 5000 रुपए की टेबल। अब जब छूट के पहले उसका टेबल का दाम कितना था? 5000 था। कितना था? 5000, ठीक है। अब उसके ये तीनों छूटों देने के बाद जो है मूल्य कितना है? प्राइस 1680 रुपए। कितना है? 1680। अब दोस्तों, इसमें हम काटते कैसे हैं? सक्सेसिव केस में लंबवत करता है। कैसा करता है? लंबवत, वो भी लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर। जैसे कि इधर 5 है, इधर मिल रहा होता 5, तो 5 5 कट जाता, 4 मिलता तो 4 4 कट जाता। अब जैसे कि ये बटे में है तो ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे का काट देंगे। तो जैसे कि 5 5 की गुणा 25 हुआ, और 25 दूना कितना हो गया? 50 हो गया। अब 2 0 बचे, 200 हुआ। कितना हुआ? 200 हुआ। अब 4 तियां 12 ये हो गए, 4 और 3 12 हो गए। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 12 चक्कू
48, कितना हुआ 12 चक्कू 48, 0 बचा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो कितना रहा ये 70 रहा, ये कितना हुआ 100। अब दोस्तों इतनी छूट देने के बाद अब कोई चीज होगी वो 100% होगी, कितनी होगी 100%। अब छूट देने के बाद कितने परसेंट बन रही है 70%। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका जो डिफरेंस होगा ना अंतर, वही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो डिफरेंस 100 और 70 का कितना है 30%। कितना है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। कितना आ जाएगा 30%, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30%। ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1200 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में स्टाफ के शहरी और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल होने के बाद जिसमें 20 क्या है ग्रामीण है, तो अनुपात 5:4 हो जाता है। नए शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, नए शहरी कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात चलिए हम करते हैं। तो पहले जो है शहरी और ग्रामीणों के सदस्यों का अनुपात कितना था 8:7। कितना था 8:7। अब उसमें शामिल कौन हो रहे हैं, कुछ नए कर्मचारी शामिल होने के बाद जिसमें 20 ग्रामीण है। क्या 20 ग्रामीण है। अब दोस्तों ये शहरी है, ये क्या है शहरी है, और ये क्या है ग्रामीण का रेशियो है। तो ग्रामीण कितने हैं 20 शामिल हो रहे हैं। कितने शामिल हो रहे हैं 20, और शहरी कुछ नए। और शहरी के लिए तो दिया नहीं, तो हमने मान लिया कि शहरी x शामिल हो रहे हैं। कितने शामिल हो रहे हैं x शामिल हो रहे हैं। तो उसके बाद रेशियो कितना हो रहा है 5:4। कितना हो रहा है 5:4 है नहीं, कितना हो गया 5:4। अब ये इसमें क्या लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम, लड़ाई कॉन्सेप्ट। ये भी एक ट्रिक होती है जो जिंदाबाद है और रहेगी हमेशा के लिए। ऐसे क्वेश्चनों को हम यूं उड़ाते हैं। ठीक है, लड़ाई कॉन्सेप्ट के अनुसार कैसे लगाते हैं। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आने गया होगा, क्योंकि पहले रेशियो 8:7 था, 20 ग्रामीण शामिल हुए, ग्रामीण में 20 प्लस कर दिए रेशियो के साथ। अब शहरी की संख्या, शहरी लोगों की संख्या दी नहीं जो शामिल, उनको हम x मान लिए, x शामिल हुए, तब रेशियो कितना हो जाता है 5:4। ठीक है, फिर लाइन ऑफ कंक्लूजन कीजिए। आप कैसे करेंगे 8 चक्कू 32, इसका गुणा 5 सत्ते 35, 32 से 35 गए तो कितना बचा 3। कितना बचा 3 बचा, है नहीं। अब दोस्तों ये बताओ, जो ये 1200 कर्मचारी हैं ये किसके रेशियो के बराबर, जी जो शुरुआत में बेस दिया है ना 8 और 7, 8 और 7 कितना हुआ 15, 1500 की वैल्यू कितनी दी है 1200। कितनी दी है 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। कितनी आ जाएगी 80। जब 1 की वैल्यू 80 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो गया आप 240। कितनी हो जाएगी 240। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, इतना हो गया। अब 4 की x से गुणा, 4 की x से गुणा तो 4x हुआ। कितना हुआ 4x, माइनस ही करेंगे 20 पंचे 100, 20 और 5 की गुणा 100। ठीक है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 100, इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा 340, है नहीं x। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, x बराबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 8 32, 4 पंचे 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 85। यही आपका राइट आंसर है। तो नए शहरी कर्मचारियों की संख्या कितनी है 85। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक लड़के ने 9000 रुपए में किसी पुस्तक को खरीदा और उसे 40% लाभ पर बेच दिया, 40% लाभ पर बेच दिया। उस राशि का प्रयोग करके उसने दूसरी पुस्तक खरीदी
और उसे 5% हानि पर बेच दिया, उसे कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ, कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ, है नहीं, प्रॉफिट पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आप दोस्तों ये बताइए कि 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं ना। लाभ कह रहा है तो 5 से कितना हुआ, 7, है नहीं, 5 से पहले 5 था, 2 रुपए का लाभ हुआ तो 5 से 7, हान के था तो घटा देते, लाभ कह रहा तो 5 में 2 जुड़ गए, ठीक है। अब कह रहा है उस राशि का प्रयोग करके उसने दूसरी पुस्तक खरीदी, उसे 5% हानि पर बेचा। 5% को क्या लिख सकते हो आप, 1/20 लिखते हो, है नहीं। तो 20 से कितना हुआ, हानि हो रही ना, 20 से 1 घट गया, 20 से 1 घटेगा ना तो कितना हुआ, 19, कितना हुआ, 19। और ये गुणा करो, 20 पंचे 100, और ये 19 सत्ती कितना होता है, 133, कितना होता है, 133, है नहीं, 19 सत्ती कितना हुआ, 133। अब दोस्तों ये पहले की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 9000। अच्छा, अर्थात 100, ये 100 आया मल्टीप्लाई, 100 की वैल्यू कितनी है, 9000 रुपए, कितनी है, 9000। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 1 की वैल्यू कितनी हुई, कहोगे सर 90 रुपए, कितनी हुई, 90। अब कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ, लाभ कैसे ज्ञात करोगे, इनका अंतर जितना होगा उतना तो लाभ होगा ना। तो 33 का अंतर है, जब 1 की वैल्यू 90 तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 की 33 से गुणा कर देंगे हम, 9 त्रिक 27 का 7, 9 त्रिक 27 2 29, 2970 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है नहीं दोस्तों। ये आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार 60.48 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 5.4 लीटर पेट्रोल की खपत करती है। 22 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर तय किया जा सकता है, अर्थात कितने दूरी 22 लीटर में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ठीक है। अब दोस्तों 5.4 लीटर में कितने किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, 60.48, कितनी, 60.48। तो 1 लीटर में कितनी तय की जाएगी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60.48, और ये बटे में क्या हो जाएंगे, भाग आ जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, है नहीं, 5.4। अब कितने लीटर पेट्रोल के लिए कह रहा है, 22 लीटर। तो यहाँ से 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 22। तो 60.48 बटे 5.4 इंटू 22, है नहीं। अब इसको कट्टा पिट्टा करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 60.48 इंटू 22 बटे कितना है, 5.4। अब देखो इधर 2 दर्जे के बाद दशमलव लगा है, इधर एक दर्जा, एक जीरो बढ़ा ले, बराबर हो गया, ये पॉइंट हट गया। अब 9 से काटो, 9 छंग 54, 9 से इसको काटो, 9 छंग 54, और 6 4, है नहीं, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, है नहीं। अब 6 दहम 60, 6 से काटा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 112 गुणे 22 बटे 10, है नहीं। अब 112 की 22 से गुणा, तो 22 दूना 44 का 4 हासिल 4, 22 कम 22 4, 26 का 6 हासिल 2, 22 कम 22 2 24, है नहीं, बटे में 10। अब दोस्तों ये जीरो काटेंगे तो एक जीरो काटा तो एक दर्जा पीछे से दशमलव लगा दिया, है नहीं, 60 है। तो 246.4 किलोमीटर, है नहीं। तो 20 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी कार, 246.4 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े, मैं आपको और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बता सकूं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर को एक काम दिया जाता है, ठीक है। पी क्यू एक काम को 15 दिनों में करते हैं,
क्यू आर उसी काम को 18 दिनों में करते हैं, वे सभी मिलकर काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, P और R द्वारा उस काम को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या है नहीं। तो इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो कह रहा है पहले P Q काम को कितने दिनों में करते हैं? तो 15 दिनों। P प्लस Q की वैल्यू कितनी है? 15 दिनों कैपेसिटी है नहीं, प्लस Q प्लस R की कितनी है? कितने दिनों में करते हैं? Q प्लस R करते हैं दोस्तों 18 दिनों में। कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में। और वे सभी मिलकर, सभी का मतलब P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर करते हैं 12 दिनों में। अब दोस्तों क्या निकालेंगे हम? इनका लासा निकालेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 15, 18, 12 का एलसीएम कितना होता है? 180 होता है। कितना? 180 होता है। कितना होता है? 180। तो P प्लस Q की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 आ गया। इधर 18 था, हम 180 इससे भाग कर रहे हैं, जितना आ रहा है इधर आ रहा है। ठीक है, P प्लस Q प्लस R की कैपेसिटी कितनी आएगी? तो 12 से 15 को भाग देंगे, कितना आएगा? 12 से 180 को 15 आ जाएगा। कितना आएगा? 15। अब दोस्तों क्या कह रहा है? P और R द्वारा, है नहीं, P और R द्वारा काम को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या। तो दोस्तों पहले हम क्या निकालेंगे? ये यहाँ से निकालेंगे, ये इतना P प्लस Q प्लस R, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2Q P प्लस R हो जाएगा ना। तो P प्लस R, अब यहाँ कितना हो गया? P प्लस R की वैल्यू कितनी हो गई? 22 हो गई। 12 10 22। यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आएगी दोस्तों? P की वैल्यू कहोगे भाई, ये कितना टोटल हुआ? 12 और 10 कितना हो गया? 22 हो गया, है नहीं। अब 22 यहाँ 2Q हो गया प्लस PR हुआ, है नहीं। 2 और PR यहाँ रख देंगे तो Q बराबर P बराबर कितना आएगा? P बराबर आपका आ जाएगा 5, है नहीं। अब ये तो छोटी छोटी चीजें है ना। P बराबर कितना आ गया? 5। और R बराबर कितना आ जाएगा? P बराबर कितना आया? 5। R बराबर आ जाएगा 3। और Q बराबर कितना आएगा? Q बराबर आएगा 7, है नहीं। यहाँ से उठा के ये वैल्यू रखेंगे। अब किसके लिए पूछ रहा है? P और R द्वारा उस काम को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या, है नहीं। तो P क्यों कितने दिन लगेंगे? टोटल वर्क कितना है? 180। 180 P की वैल्यू कितनी आई? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 नहीं, 5 3 15, 5 6 30, कितने दिन? 36 दिन आ जाएंगे P को, है नहीं, 36 डेज। और किसके लिए पूछ रहा है? R को, है नहीं। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R की कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क कितना है? 180 बटे R की वैल्यू कितनी निकली है? 3। तो दिन इसको कितने लग जाएंगे? 3 18 60 दिन। कितने दिन? 60 डेज, है नहीं। P और R की ही पूछी थी, है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 416 और a प्लस b बराबर 16 हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कैसे लगाएंगे हम दोस्तों? a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है? तो ये होता है a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, है नहीं। a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस b। अब a क्यूब प्लस b की वैल्यू कितनी है? 416, यहाँ 416 रख देंगे बराबर a प्लस b का मान कितना दिया है? 16। ये गुणे में है, इधर आएंगे तो काहे में हो जाएंगे? बटे में। 16 बटे में हो गए बराबर क्या बचा? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, है नहीं। अब इसको जब काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 9, 16 छक्का 96। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 26। कितनी आ गई? 26। दोस्तों इसका मान पूछ रहा है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ab। दोस्तों अब दिमाग लगाइए, ये चीज और ये चीज सेम है। क्या है? सेम है। कैसे सेम है? अब देखिएगा, a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, प्लस ab जो लिखा है वो लिख दिया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab से ab गया तो -ab। देखो है वही चीज है ना। तो ये चीजें हम लोगों को खुद जाननी पड़ेगी कैसे क्या होता है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक बेलनाकार टावर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है, ठीक है। इसका आयतन 924 घन मीटर है। तो उसके व्यास का ऊंचाई से रेशियो पता करना है। तो दोस्तों बताइए कि बेलनाकार यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बताओगे 2 पाई आर एच। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर एच है नहीं, 2 पाई आर एच क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बटे, अब रेशियो निकालना है तो बटे का निशान लगाएंगे। अब इसका आयतन अर्थात बेलन ही तो है, इसका आयतन क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है दोस्तों? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दिया है? 264 को किससे डिवाइड कर देंगे? उसके आयतन से, 924 से, ठीक है। अब पाई से पाई कट गया, ठीक है। आर स्क्वायर से आर कटा, एच से एच कट गया, है नहीं। अब क्या करेंगे हम? इसको काटो, किससे काटेंगे? 3 से काटो, 3 3 9, 3 वर्ड 24, 3 वर्ड 24, 3 वर्ड 24, है नहीं। अब किससे कट जाएगा ये? अब काटो 4 से, 4 7 28, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 सत्ती 77। अब ये 2 से 2 कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7। r क्या है दोस्तों? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। क्या है दोस्तों? त्रिज्या है। तो व्यास कितना हो जाएगा? अब जानते हो त्रिज्या के दुगुना व्यास होता है। जब त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, है नहीं। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अब बात है ऊंचाई की। व्यास तो पता चल गया, व्यास पता चल गया कि 14 सेंटीमीटर है। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे दोस्तों? r का मान है 2 पाई आर एच में रख देंगे। क्या करेंगे? 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी है? 264 है नहीं, किसी एक में रख देंगे। r का मान, h का मान आ जाएगा, है नहीं। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू h का मान निकालना है 264, है नहीं। 7 से 7 कटा, 22 से कम 22, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 एकम 2, 2 छंग 12। h की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। अब आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो उसके व्यास मतलब d व्यास हो गया, ठीक है, का ऊंचाई से, ऊंचाई मतलब हाइट, रेशियो का निशान लगाया। तो व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 3 6, 7/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो वो संख्याएं x गुणे y है, का गुणनफल कितना है? 45 36 0 है। यदि मासा HCF कितना दिया हुआ है? 36, तो LCM ज्ञात करना है, LCM की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है? LCM इंटू HCF बराबर x पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 45 360। किसका मान निकालना है? LCM। तो LCM बराबर क्या होगा? HCF कितना है? 36, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर दो, 6 36, 6 7 42, 3 30 33 हुए, 6 5 30, 6 36, है नहीं। 6 से फिर काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 36, 0 बचा। तो LCM कितना आ गया? 1260।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीकों से समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 88 किलोमीटर प्रति घंटा पर हावर की गति से चल रही एक कार गंतव्य तक पहुंचने में 27 सेकंड लेती है। कितना टाइम लेती है? 27 सेकंड का टाइम लेती है। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? पूरी जो यात्रा होगी उसके दौरान पहिया कितने राउंड घूमेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों व्यास कितना दिया है? d बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? सभी जानते हैं व्यास की आधी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। अब एक दोस्तों ये बताइए कि एक चक्कर, जब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो उसका व्यास कितना हो जाएगा? कितने सेंटीमीटर दूरी तय करेगा? तो कैसे निकालेंगे? अब ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो एक चक्कर के लिए अर्थात वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है नहीं? 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, 7 कट गया तो 44 सेंटीमीटर। एक चक्कर का मान कितना होगा? 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है कि 88 किलोमीटर गति से चल रहे एक कार गंतव्य तक 27 सेकंड टाइम लेती है नहीं? 88 किलोमीटर पर घंटा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बराबर कैसे निकालेंगे? 28 किलोमीटर इंटू, अब किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे? 5/18 से गुणा कर देंगे है नहीं? गुणे 27 है नहीं? अब काटो इसको, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 से कटा तो 44 हुआ। और ये कितना हो गया? 5 × 15 गुणे 44, तो कितना हुआ ये डिस्टेंस? 15 चक्कू 60 का 0, 15 चक्कू 60, 6 66, 660 है नहीं? 660 क्या है? ये मीटर है। अब दोस्तों ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे है नहीं? अब कितने चक्कर लगाएगा? अब एक चक्कर का मान कितना है? 44 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ चक्कर है नहीं? नंबर ऑफ चक्कर n बराबर कैसे निकालेंगे? 660 डिस्टेंस पूरी, उसको मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? एक चक्कर का मान कितना है? 44 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे है नहीं? अब तुमको पता चल जाएगा कि पूरी यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो काटो, 11 चक्कू 44, 11 छक्का 66, 4 एकम 25 चक्कू 100, तो 25 चक्कर कितना हुआ? 150 हुआ। ये 0 बचा ये, तो कितने चक्कर? 1500 चक्कर। पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए जाएंगे पूरी यात्रा के दौरान? 1500 चक्कर। ये आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में 20% मतदान नहीं हुआ, 20% मतदान नहीं हुआ। 2 उम्मीदवार रोहन और मोहन है, में रोहन को कुल डाले गए मतों के 40% मत मिले, जबकि मोहन को डाले गए मतों के 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीता। कितने मतों से जीता? 1600 मतों से जीता। मोहन को कुल कितने मत मिले? अब दोस्तों आप जानते हो कोई भी चुनाव हो तो उसमें कितने परसेंट मत डाले जाते हैं? 100% मत डाले जाते हैं। ऐसे समझो 100% मान लो मत डाले गए, उसमें से 20% मतदान नहीं हुआ। 100% मत होते हैं टोटल, उसमें से 20% मतदान नहीं हुआ तो -20% घट गया तो कितना बचा? 80%। 80% में 2 उम्मीदवार हैं, रोहन और मोहन। कौन है? रोहन है और मोहन है। ठीक है, रोहन है और मोहन है 80% में। ठीक है, रोहन को कुल डाले गए मतों के 40%, जो रोहन है, अब तो 80% मत है, इसका 40% कितना हुआ? 8 चक्कू 32 है नहीं? 32 हुआ, 32% हुआ ना। और 40% कितना आ गया? 32। 80 का 40% 32। और शेष किसको मिलेंगे? मोहन को ही तो मिलेंगे। कितने बचे? 80 से 32 गया
48, कितना 48% किसको मिले? मोहन को। अब और वह 1600 मतों से जीता, 1600 मतों से जीता। इनका डिफरेंस कितना है? 16% का ही तो है, और 16% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1600 मतों के बराबर है नहीं, तो 1% की वैल्यू कितनी? 100, कितनी आ जाएगी? 100। अब क्या कह रहा है? मोहन को कुल कितने मिले? मोहन का परसेंटेज कितना है? 48, तो 48% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4800 रुपए, 4800 वोट। तो मोहन को कितने वोट मिले? 4800। यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि सिंपलीफिकेशन से संबंधित है। क्या कह रहा है? ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 2 भाग छोटा मझला ब्रैकेट ब्रैकेट में 1/5 ऑफ 25 प्लस 3 ऑफ 2 ब्रैकेट बंद भाग 5 भाग 55 ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इसको हम पहले वर्डमास के तरीके से लगाएंगे। जो ब्रैकेट के अंदर, छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, है नहीं? तो 2 भाग क्या हो जाएगा? रेशियो 1/5, 5 से 5 घटा 5, तो 3 दूना कितना हुआ? 6 और 5 कितना होगा दोस्तों? 11। कितना हो गया? 11 भागे 1/5 भागे 1/55, है नहीं? ये हो गया 11 एकदम 11, 11 बचे 55। अब दोस्तों 2 भाग का निशान हटा तो गुणे का आया। किसका आया? गुणे का। अब ये बटे में जाएंगे, ये बटे में जाएंगे, 1/1/5 गुणे 1/1/5, है ना? ये 5 उठ करके कहाँ आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। तो 25 25, 5 गुणे 5 गुणे 2 हुआ 25, 25 2 ना 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 लीटर के घोल में जिसमें 4% चीनी से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, बचे घोल में चीनी का परसेंटेज। अब दोस्तों ये बताइए, जब कोई मान लो 20 लीटर घोल है, इसमें 4% चीनी से 20 लीटर, अब पानी ही तो वाष्पित होगा, चीनी थोड़े वाष्पित होगी, है नहीं? चीनी तो उसी तरह से बरकरार रहेगी, है नहीं? तो क्या करेंगे? 20 लीटर पूरा घोल है, उसमें 4% क्या है? चीनी है, और कितने परसेंट? 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। तो पहले कितने लीटर था? 20 लीटर था। 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, कितना बचा? 18 लीटर। क्या कहोगे? 18 लीटर सर बचा, है नहीं? अब प्रतिशत निकालेंगे तो गुणे में 100 कर देंगे। गुणे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब ये प्रतिशत का निशान हटेगा तो गुणे बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। 100 से 100 कट जाएगा, है नहीं? 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 20 चक्कू 80, नहीं 20 गुना 40 बटे 9%। चीनी का प्रतिशत कितना है? 40 बटे 9%। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 25,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष 73 दिनों के लिए 10% प्रति वर्ष दर से वार्षिक चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज क्या है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का ये क्वेश्चन, जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कह रहा है, अब दोस्तों ये बताइए कि 2 वर्ष तो हमें पता चल गया, अभी जो 73 दिनों के लिए है इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे, तो 73 को किससे? 365 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1/5, 1/5। तो 10% दर से ब्याज बढ़ रहा है, अर्थात 10 से क्या हो रहा है? 11। क्या हो रहा है? 10 से 11 हो रहा है। फिर दूसरे वर्ष के लिए भी क्या हो रहा है? 10 से 11। अब तो ये 2 वर्ष के लिए तो ये हो गया, पहले 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ। अब ये जो 73 दिनों का है 1/5, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका मान लो पूरी राशि 100%, कितनी है? पहले है 100%, कितनी है? 100%। अब बढ़ोतरी कितने परसेंट से हो रही है? 10%, है नहीं? तो 10% का 1/5 कितना हुआ? 2% हुआ। कितना हुआ? 2% हुआ ना? तो 100% पहले थी, 2% और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 102%। क्या कहोगे? 102%। कितना समझ में आया? अब ये कितना हुआ? ये हुआ 10,000। कितना हुआ? 10,000, और इसकी गुणा 11 करें हम 121
गुणे 102, कितना हुआ 11 करे में 121 गुणे 2, है नहीं। ये आपका क्या आ गया, अब देखो 10,000 की वैल्यू कितनी है 25,000, है नहीं। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 जीरो इधर कटे, है नहीं, ये 3 जीरो इधर कटे 3 जीरो इधर कटे, है नहीं। 2 5 दूनी 10 पचिम 25, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/2, कितनी आ जाएगी 5/2, है नहीं। अब टोटल अमाउंट कैसे पता चलेंगे भाई, पहले अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट ये है, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 121 गुणे 102 गुणे कितना 5/2, ये आपका क्या है टोटल अमाउंट है। अब बात कर रहा है ब्याज की, है नहीं, बात किसकी कर रहा है ब्याज की। कैसे निकालेंगे ब्याज, हम लोग निकालेंगे पहले साल में कितना है, दूसरे साल में कितना हो रहा है और तीसरे साल में कितना हो रहा है। पहले राशि कितनी थी 25,000 रुपए, कितनी 25,000, 10% निकाल देंगे, 25,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 2500, कितना आएगा 2500, और इसका 25, ये भी 2500 रहा ना, ये भी कितना रहा 2500। अब 2500 का दूसरे साल में निकालेंगे तो 10% कितना रहा 250 रुपए, कितना रहा 250, इधर 250 रहा तो इधर भी तो 250 रुपए जुड़ेगा ना, 250 रुपए जुड़ेगा। अब 250 का 10% कितना रहा 25 रहा ना, 25 रहा, रहेगा ना दोस्तों। 250 का 25 कितना रहा 25% है नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम भाई, ये इस सॉरी तीनों में 2,500 मान लो, 25,000 का 10% 2,500 हुआ, सुहास समझिएगा 2,500 हुआ। अब 2500 का 10% कितना हुआ 250 रुपए, है नहीं। जब इधर 250 जुड़े तो इधर भी 250 जुड़ जाएंगे, है नहीं। अब 2500 इसका जो टोटल होगा इसका 10% कितना होगा 250 रुपए, ठीक है। फिर 250 रुपए होगा, फिर 25 रुपए, भाई 250 का 10% कितना हो 25 रुपए। अब ये तो आ गया 2 वर्ष का ब्याज, है नहीं। अब 1/5 से सब में उधर गुणा करेंगे 1/5 से, कितना आया 1 2 3 4, है नहीं 2,500, 1/5 से दोनों में सब में गुणा, है नहीं। अब ये 2500 इधर रहा प्लस टोटल ब्याज है, टोटल अमाउंट ये कितना हुआ 0.5 7 2750, ये कितना हो गया 5 से डिवाइड हुआ तो 25 500 ये हुआ, प्लस 25 ये 50 हुआ, फिर 50 हुआ 25 ये 5 हुआ, 10 5। अब सारा ऐड कर लेंगे, वही आपका क्या आ जाएगा ब्याज आएगा, है नहीं, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 5 का 5 5 5 10 10 5 15 का 5 हासिल 1, है नहीं, 1 7 1 8 8 5 13 का 3 8 5 13 का 3 नहीं 5 3 8 सॉरी, कितना आएगा 8 हासिल 1 2 2 4 तो 6 2 2 2 ही रहा, तो कितना रहा है 2855। ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों सॉरी 2 2 4 और हासिल कितना रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो 2700 2700 2500 2750, ये 500, ये कितना हुआ 100 हो गया, ये कितना 600 हो गया 605, ये टोटल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 605, है नहीं 605, ये 2500 हुआ 2750 हुआ 605 हुआ, कितना हो गया टोटल 5 5 6 6 12 7 12 6 18, है नहीं, 8 2 2 4 1 5, ये आपका रहा ब्याज। टोटल ब्याज कितना आ गया 5855, ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बिंदु ABC एक वृत्त अर्थात सर्किल पर इस प्रकार है कि कोण ABC 25 अंश, कोण BAC 58 अंश, वृत्त के केंद्र द्वारा चाप AB द्वारा आंतरिक कोण
AB द्वारा आंतरिक कोण, मान लो कोई सर्किल है, क्या है, कोई वृत्त है, उस पर ABC 3 बिंदु ऐसे हैं, एक क्या है, त्रिभुज है, मान लो ABC, ये कोई चाप केंद्र द्वारा चाप AB पर डाला गया है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ABC अर्थात कोण B का मान कितना है, 25 अंश है नहीं। फिर क्या कह रहा है, BAC अर्थात A का मान कितना है, 85 अंश। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, C की कैसे पता करेंगे, 180 से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। ये दोनों जोड़ करके घटा देंगे, C का मान आ जाएगा। तो 85 और 25 कितना हुआ, 85 25 हो गया 110 है नहीं, कितना हो गया 70 अंश। कोण C कितना आ गया, 70 अंश। तो क्या पूछ रहा है, वृत्त के केंद्र द्वारा चाप AB पर द्वारा आंतरिक कोण बताना है। तो याद रखो हमेशा, जो वृत्त के केंद्र द्वारा जो आंतरिक कोण होगा है नहीं, वो उसका दुगना होता है। तो कोण C कितना है, 70 अंश है, तो AB द्वारा आंतरिक कोण की मान कितना हो जाएगा, 70 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री है नहीं। ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। यदि लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग अपने साइंस के क्वेश्चन अर्थात स्टैटिक जीके के बीच में क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैथ का पोर्शन समाप्त हुआ, अब हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की। दोस्तों इससे जो आसन है वो भी खूब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बट जो आसन मैंने दिए हैं वो भी खूब बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो गुलबदन बेगम एक कृति है, इसकी रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की, तो हुमायूं नामा की। किसकी रचना की, हुमायूं नामा की। इसके अलावा अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। आईने अकबरी, सी ऑप्शन है तुजुक ए बाबरी, डी ऑप्शन है शाहजहां नामा। अब डी ऑप्शन की बात करें तो शाहजहां नामा को किसने लिखा, शाहजहां नामा को किसने लिखा, इनायत खान ने लिखा। किसने लिखा, इनायत खान ने शाहजहां नामा की रचना की। इसके अलावा सी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, तुजुक ए बाबरी, नाम से ही पता चला कि बाबरी लिखा, समझ जाओ कि बाबर ने इसकी रचना की होगी। किसने रचना की, तुजुक ए बाबरी की, तो बाबर ने। पहला ऑप्शन है तुजुक आईने अकबरी, तो आईने अकबरी की रचना की किसने की, अबुल फजल ने किसकी रचना की दोस्तों, आईने अकबरी की। ये जितने ऑप्शन है सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 1905, बी ऑप्शन है 1885, सी है 1916, डी है 1919। तो आपका राइट आंसर क्या है, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885। और इसके अध्यक्ष ज्यादा पूछे जाते हैं तो कौन है थे, A.O. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे। और कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, तो मुंबई में की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहाँ की गई थी, मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके अलावा अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डी ऑप्शन है 1919, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ, रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसको क्या कहा गया, काला कानून कहा जाता है। और दोस्तों 1919 से क्या आ जाता है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 में
जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, सी ऑप्शन क्या है 1916। 1916 को क्या हुआ, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, 1916 में। कहां हुई, महाराष्ट्र में। कहां हुई दोस्तों, महाराष्ट्र में, है नहीं। और इसके अलावा पहले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं 1905। 1905 क्वेश्चन ये पूछा जाता कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ, तो 1905 में। 1905 में क्या हुआ दोस्तों, बंगाल विभाजन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैटिक जीके का। कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारत का जो महान्यायाधीश होता था, अटॉर्नी जनरल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन है 76, अनुच्छेद 76, फिर अनुच्छेद 79, फिर अनुच्छेद 73, फिर अनुच्छेद 52। तो इसका राइट आंसर होगा, हो जाएगा आपका 76। दोस्तों इसके अलावा अदर ऑप्शन जितने लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सी ऑप्शन है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 क्या बताता है, अनुच्छेद 73 बताता है कि संघ की कार्यपालिका का विस्तार, कार्यपालिका का विस्तार किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो संघ की कार्यपालिका का विस्तार किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 73 में। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है दोस्तों, राष्ट्रपति में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ज्यादातर पेपर में आ ही जाते हैं। तो संघ की कार्यपालिका का किसमें निहित होती है दोस्तों, राष्ट्रपति में। और संघ की कार्यपालिका का विस्तार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 73। इसके अलावा अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 क्या बताता है कि अनुच्छेद 52 ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 52, है नहीं। अब बी ऑप्शन की बात करें 79। अब 79 से आपको 3 क्वेश्चन हम क्लियर कराएंगे। कैसे, इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, सरला। सरला को याद कर लो, 3 चीजें याद हो जाएंगी। कैसे, सा से संसद, क्या हो जाएगा, संसद। रा से राज्यसभा, राज्यसभा। ला से लोकसभा, लोकसभा। तो अब 79 किससे हो गया, संसद से। 80 अनुच्छेद किससे हो जाएगा, राज्यसभा से। 81 किससे हो जाएगा, लोकसभा से। ठीक है, तो सरला याद कर लिया हमने। तो सरला मतलब 79 किससे, संसद। अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो ट्रिक क्या है, सरला, है नहीं। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। 79, 80, 81। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बिल्कुल कंठस्थ हो गए होंगे, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इससे ऑप्शन है वो भी ज्यादातर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वेल्ड, प्रेरीज, पंपास डाउन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरीज। क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, प्रेयरी, है नहीं। अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लें, जैसे कि पंपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। तो अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के घास के मैदान, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उनको क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं। और डाउन्स जो होते हैं,
ये ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में कौन से किस घास के मैदान पाए जाते हैं? तो डाउन्स नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। वेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? वेल्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन के सारे डाउट जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताए सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन जो हैं, लास्ट क्वेश्चन 2 हैं, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव सुंदरता का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? अर्थात ह्यूमन ब्यूटी, अर्थात मानव सुंदरता का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हिप्नोलॉजी, दूसरा है केकोलॉजी, सी ऑप्शन है हेरोलॉजी, डी है एंटोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर बी हो जाएगा, केकोलॉजी। केकोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत मानव सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में इस विज्ञान के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, जैसे कि पहला है हिप्नोलॉजी, फिर सी ऑप्शन है हेरोलॉजी। तो हिप्नोलॉजी के अंतर्गत इसमें जो है नींद का अध्ययन किया जाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सी ऑप्शन है हेरोलॉजी। तो दोस्तों हेरोलॉजी से क्या किया जाता है? यह जो है ये एक ऐसी यह विज्ञान की इस विज्ञान के अंतर्गत समय का अध्ययन किया जाता है। समय का अध्ययन है नहीं? तो हेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समय का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो मानव सुंदरता का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? केकोलॉजी के द्वारा। ठीक है, एंटोमोलॉजी के द्वारा जो है कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के द्वारा, और हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन जैसे है हेरोलॉजी के अंतर्गत जो है समय का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केकोलॉजी। केकोलॉजी के अंतर्गत क्या कहते हैं? मानव सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोयले की सबसे अच्छी किस्म है। कोयले की सबसे अच्छी किस्म है। तो पहला है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट कोयला, है नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट सबसे अच्छी किस्म। दोस्तों कोयले की चार प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पीट कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, है नहीं? अब अच्छी किस्म कैसे जानेंगे? जिस प्रकार के कोयले में कार्बन की जितनी अधिक मात्रा होगी वो कोयला उतनी अच्छी किस्म का माना जाएगा। तो जैसे कि एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट में 85% से प्लस जो है ऊपर कार्बन पाया जाता है, तो इसीलिए इसको सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। ठीक है, सबसे बेकार कौन किस्म का होता है? सबसे निम्न कोटि का होता है पीट कोयला। इसमें जो है 55 से 60% कोयले कार्बन की मात्रा होती है। पीट कोयला मतलब सबसे बेकार, पिटा हुआ कोयला, ऐसे याद रखिए। पिटा हुआ कोयला कौन है? पीट कोयला। सबसे कोयले का प्रकार सबसे बेकार कौन है? पीट कोयला, है नहीं? अब अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि बिटुमिनस है, लिग्नाइट है। तो लिग्नाइट में जो दोस्तों 65 से 70% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 65 से 70%। और लिग्नाइट जो है यह भूरे रंग का कोयला होता है। भूरे रंग का कोयला होता है। क्वेश्चन ये पूछाता है, ऑप्शन दे देंगे 4 जैसे दिए हैं। पूछेगा निम्नलिखित में से भूरे रंग का कोयला
कौन सा है, तो लिग्नाइट है नहीं। और पहले ऑप्शन की बात करें बिटुमिनस, तो बिटुमिनस में दोस्तों 70 से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कितने परसेंट? 70 से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और ये घरेलू कार्यों में यूज होता है। घरेलू कार्यों में उपयोग होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोयले का कौन सा प्रकार है जो घरेलू कार्यों में यूज किया जाता है, तो बिटुमिनस आपका राइट आंसर होगा। उसमें कार्बन की मात्रा कितनी? 70 से 80%। तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे निम्न कोटि का कौन सा है? पीट अर्थात पिटा हुआ पीट कोयला है नहीं। लिग्नाइट को भूरे रंग का कोयला भी कहा जाता है, अर्थात इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। और घरेलू कार्यों में कौन सा कोयला यूज होता है? तो बिटुमिनस। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।